हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में आप सब ने पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स थे और गवर्नमेंट ने उनको सॉल्व आउट करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज प्लान आउट की। आज हम पढ़ने वाले हैं इन स्ट्रेटजीज को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन के साथ कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट। हम सब जानते हैं कि खास करके विलेजेस की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था, रोड्स ही प्रॉपर नहीं थे। इस वजह से जब भी प्रेगनेंसी के वक्त बेबी की डिलीवरी होती थी तो मदर को हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सकता था। काफ़ी केसेस ऐसे हैं कि मदर प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाई हो और मदर के साथ साथ बेबी दोनों की डेथ हो गई हो। तो सबसे बड़ी ज़रूरत ये थी कि विलेजेस के अंदर रोड प्रॉपर हो और उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी भी हो प्रॉपर। वहाँ आपको एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी रखने पड़ेंगे, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, रेडियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस, और कहीं ना कहीं इन हॉस्पिटल्स में जो भी मटेरियल सप्लाई आपको देना है उसका भी सपोर्ट गवर्नमेंट से होना चाहिए। तो जो सर्जरी रिक्वायर है, जो फैसिलिटीज़ की नीड है प्रेग्नेंट मदर को या डिलीवरी के वक्त या फिर बेबी के प्रोटेक्शन के लिए, बेबी की केयर के लिए, वो अवेलेबल होनी चाहिए हॉस्पिटल्स के अंदर। There should be a ban on amniocentesis for sex determination. सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए amniocentesis यूज नहीं होना चाहिए, टोटली इलीगल है, क्राइम है। एक्चुअल में लीगल यूज क्या है amniocentesis का? कहते हैं amniocentesis हमारे लिए वरदान रूप है। इस प्रोसेस में हम एम्ब्रियो के आसपास जो एम्ब्रियोनिक सेक होती है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसको रिसीव करते हैं, उसको सक करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। करीबन ये प्रोसेस 3 मंथ के आसपास की जाती है। उससे हमें क्रोमोसोमल पैटर्न्स का पता चल जाता है। इस पैटर्न से हमें ये पता चलता है कि बेबी जो है उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटीज है या नहीं। आप सब जानते होंगे कि जेनेटिकल डिजीजेस का कोई परमानेंट क्योर नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारा बेबी जेनेटिकल डिजीजेस के साथ बर्थ ले, क्योंकि वो पूरी लाइफ टाइम सफ़र करेगा और उसके साथ साथ पेरेंट्स एंड फैमिली भी। ऐसे केसेस में अगर हमें पहले पता चल जाता है कि हमारे बेबी के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटीज़ है तो हम उनको अर्ली स्टेज पे ही एबॉर्ट कर सकते हैं, उनका एबॉर्शन कर सकते हैं। ये इसका लीगल यूज़ है। इलीगल यूज़ है सेक्स डिटर्मिनेशन। वो कैसे करवाया जाता है? A fetal sex determination test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo. डेवलपिंग एम्ब्रियो के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको यूज करके क्रोमोसोमल पैटर्न्स का पता लगाया जाता है। जब क्रोमोसोमल पैटर्न्स की आप बात कर रहे हैं, एबनॉर्मालिटीज की बात करें, तो उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि क्रोमोसोमल पैटर्न में 23 नंबर की पेयर पे एक्स एंड वाई है कि डबल एक्स है। अगर आपको पता चल गया कि बेबी जो है वो फीमेल है और आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे मेल चाइल्ड को, तो ऐसे पेरेंट्स एबॉर्शंस करवा सकते हैं जो इलीगल है। तो कह सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो इलीगल है। There should be a ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing female foeticides. आप बिल्कुल इसको यूज़ नहीं कर सकते ये देखने के लिए कि अंदर जो बेबी है वो मेल है या फीमेल। इसके लिए ज़रूरी था अवेयरनेस स्प्रेड करना, और मैं आपको बता दूं अगर कोई ऐसा करता है तो ये क्राइम है। डॉक्टर्स की डिग्री कैंसिल हो सकती है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो वो कैंसिल कर दिया जा सकता है, और पेरेंट्स को भी इक्वली, और जो भी फैमिलीज मेंबर अंदर इंक्लूडेड हैं उनको भी इस क्राइम के लिए सज़ा मिल सकती है। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि सिर्फ मेल चाइल्ड ही जनरेशन ट्री आगे बढ़ा सकता है, और एक्चुअल में ये गलत थिंकिंग है।
फीमेल चाइल्ड भी आपकी जनरेशन ट्री को आगे बढ़ा सकती है। There should be a ban on amniocentesis for sex determination. सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए amniocentesis यूज नहीं होना चाहिए, टोटली इलीगल है, क्राइम है। एक्चुअल में लीगल यूज क्या है amniocentesis का? कहते हैं amniocentesis हमारे लिए वरदान रूप है। इस प्रोसेस में हम एम्ब्रियो के आसपास जो एम्ब्रियोनिक सेक होती है, जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसको रिसीव करते हैं, उसको सक करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। करीबन ये प्रोसेस 3 मंथ के आसपास की जाती है। उससे हमें क्रोमोसोमल पैटर्न्स का पता चल जाता है। इस पैटर्न से हमें ये पता चलता है कि बेबी जो है उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है या नहीं। आप सब जानते होंगे कि जेनेटिकल डिजीजेस का कोई परमानेंट क्योर नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारा बेबी जेनेटिकल डिजीजेस के साथ बर्थ ले, क्योंकि वो पूरी लाइफ टाइम सफ़र करेगा और उसके साथ साथ पेरेंट्स एंड फैमिली भी। ऐसे केसेस में अगर हमें पहले पता चल जाता है कि हमारे बेबी के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है, तो हम उनको अर्ली स्टेज पे ही एबॉर्ट कर सकते हैं, उनका एबॉर्शन कर सकते हैं। ये इसका लीगल यूज है। इलीगल यूज है सेक्स डिटर्मिनेशन। वो कैसे करवाया जाता है? A fetal sex determination test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo. डेवलपिंग एम्ब्रियो के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको यूज करके क्रोमोसोमल पैटर्न्स का पता लगाया जाता है। जब क्रोमोसोमल पैटर्न्स की आप बात कर रहे हैं, एबनॉर्मलिटीज की बात करें, तो उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि क्रोमोसोमल पैटर्न में 23 नंबर की पेयर पे एक्स एंड वाई है कि डबल एक्स है। अगर आपको पता चल गया कि बेबी जो है वो फीमेल है और आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे मेल चाइल्ड को, तो ऐसे पेरेंट्स एबॉर्शंस करवा सकते हैं जो इलीगल है। तो कह सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो इलीगल है। There should be a ban on amniocentesis for sex determination to legally check increasing female foeticides. आप बिल्कुल इसको यूज़ नहीं कर सकते ये देखने के लिए कि अंदर जो बेबी है वो मेल है या फीमेल। इसके लिए ज़रूरी था अवेयरनेस स्प्रेड करना। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई ऐसा करता है तो ये क्राइम है। डॉक्टर्स की डिग्री कैंसिल हो सकती है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो वो कैंसिल कर दिया जा सकता है, और पेरेंट्स को भी इक्वली, और जो भी फैमिलीज मेंबर अंदर इंक्लूडेड हैं उनको भी इस क्राइम के लिए सज़ा मिल सकती है। आज भी कुछ लोग ये मानते हैं कि सिर्फ मेल चाइल्ड ही जनरेशन ट्री आगे बढ़ा सकता है, और एक्चुअल में ये गलत थिंकिंग है। फीमेल चाइल्ड भी आपकी जनरेशन ट्री को आगे बढ़ा सकती है। Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and or to improve upon the existing ones. हम ऑलवेज रिसर्च करते रहते हैं, हमारी पुरानी टेक्निक है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें और बेटर सिस्टम चाहिए, और बेटर हम ट्रीटमेंट प्लान आउट करना चाहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ऑलवेज नए रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज में रिसर्च को एनकरेज करती रहती है। डू यू नो द सहेली, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल? ये डेवलप की थी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने लखनऊ में।
हम सहेली के बारे में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से काफ़ी अवेयरनेस स्प्रेड हुई है। पुराने समय में लोग डिलीवरी अपने घर पे करवाना प्रीफर करते थे, लेकिन आज मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज मतलब डॉक्टर की हेल्प से जो बेबी डिलीवर करवाया जाता है, उनके जो नंबर से वो बढ़ते जा रहे हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर डिलीवरी के वक्त कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मदर एंड बेबी की डेथ नहीं होती, हम दोनों को सेव कर सकते हैं। एंड बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स। पोस्टनेटल केयर भी बढ़ चुकी है, काफ़ी सारे पीडियाट्रिशियंस हैं जो वेल क्वालिफाइड है। उनकी वजह से बेबीज़ में जब डिजीज़ होती है तब उनको हम प्रॉपर लेवल पे क्योर कर पाते हैं। इस वजह से इन्फेंट का जो डेथ रेट है वो भी काफ़ी कम हो गया, और डिलीवरी के वक्त मैटरनल मतलब जो मदर का डेथ रेट था वो भी काफ़ी कम हो गया। अब आप सबको पता है कि हॉस्पिटल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो चुकी हैं। डिलीवरीज अब लोग घर पे करवाना प्रीफर नहीं करते, हॉस्पिटल्स को प्रीफर करते। इस वजह से डिलीवरी के वक्त मदर की जो पहले के वक्त में डेथ हो जाती थी वो अब नहीं होती, उसका लेवल, उसका रेट बहुत ही डिक्रीज़ हो चुका है। और साथ में इन्फेंट्स की ज़्यादा केयर हो रही है, इस वजह से उनके भी मोर्टालिटी रेट्स में डिक्रीमेंट देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे बहुत से कपल्स फॉर्म हो चुके हैं अब, जिनकी फैमिली स्मॉल है और वो खुशहाल है। एसटीडी को हम अर्ली डिटेक्ट कर सके उसके लिए भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इस वजह से ये जो प्रॉब्लम्स, ये डिजीज़ है वो प्रोग्रेस नहीं करते, कहीं ना कहीं प्रिवेंशन ही क्योर से बेटर माना जाता है। इस वजह से एडोलेसेंट ग्रुप में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके काफ़ी अवेयरनेस भी आ चुका है। अगर ये सब जो है वो इस तरीके से चलता गया तो सेक्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएंगे, और हम अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी तक पहुंच जाएंगे। Better awareness about sex related matters, increased number of medically assisted deliveries, and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates, increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex related problems, etc. all indicate improved reproductive health of the society.